हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही थी कि किस तरीके से क्लास 10th की एनसीईआरटी को हम लोग नोट्स बनाएं, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्या क्या चीज़ें उसमें काफ़ी दिक्कतें होती है स्टूडेंट्स को। तो उन्हीं दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमने ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया है। इसमें आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट नोट भी दिए जाएंगे। पीडीएफ में मैं शॉर्ट नोट दे दूंगा, जो जो भी चीज़ें मैं राइट करूंगा उन चीज़ों का शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना, बस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करूं उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उन वीडियो को देखें। देखिए, बायोलॉजी कुछ इस तरीके का सब्जेक्ट है कि अगर आप पुरानी चीज़ों को, पुराने चैप्टर्स को अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है तो आने वाले चैप्टर्स को आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आप जो है इस वीडियो सीरीज़ को ज़रूर हर एक वीडियो को देखें। फिर उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए। बाकी तो मैं हूँ ही, कोई टेंशन नहीं लेना। चैनल को आप लोग देख लीजिए, बाकी एनसीईआरटी को मैं देख लेता हूँ। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहले इसमें लिखा क्या है लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो लाइफ प्रोसेस के बारे में लिखा है कि पहले तो हमको थोड़ा सा समझना होगा कि डिफरेंस कैसे करेंगे हम कोई भी चीज़ें जो लाइव हैं और जो लाइव नहीं है, मतलब जिंदा और मुर्दा चीज़ों में किस तरीके से आप डिफरेंस करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए चलिए अब टैबलेट को हटाते हैं और थोड़ा नोट्स के ऊपर आते हैं। जनरल चीज़ें हैं। हाउ वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ एलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट। कोई भी चीज़ एलाइव है कि वो एलाइव नहीं है, उन चीज़ों के बारे में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग। तो जनरली क्या होता है कि किसी कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं हम, कोई गाय जो है च्यूइंग कर रही है, या कोई आदमी जो है स्ट्रीट पे खड़े होकर के, सड़क पे खड़े होकर खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि उनको देख करके हम बोलते हैं कि ये लोग जिंदा हैं, लेकिन मतलब ये लोग कुछ ना कोई क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं। तो फिजिकल मूवमेंट को देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ें एलाइव हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो लोग क्या सो जाएं, व्हेन दे आर स्लीपिंग, ये डॉग, काऊ, मैन, ये अगर स्लीपिंग करने लगे तो कोई तो फिजिकल मूवमेंट करेंगे नहीं, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि ये लोग जिंदा हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जिंदा है। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट्स के बारे में क्या ख्याल है। व्हाट अबाउट फॉर प्लांट्स। प्लांट्स को हम देखते हैं कि उनकी लीव्स ग्रीन है, या बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं, येलो होती हैं और दूसरे कलर होते हैं। तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वो लोग जिंदा हैं कि नहीं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो एक तो पहले आया क्या, कोई चीज़ एलाइव है उसके लिए पहला पैरामीटर आया फिजिकल मूवमेंट कर रहा है, तो हम बता देंगे कि वो जिंदा है। दूसरा ब्रीदिंग कर रहा है तो जिंदा है। तीसरा अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो एलाइव है। अब उसके बाद आता है फाइनली दो पैरामीटर हमारे पास हो गए, एक तो मूवमेंट और ग्रोथ और फिजिकल मूवमेंट। ये तीन चीज़ें जो है देख करके हम ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ एलाइव है। अब उसके बाद क्या होता है, क्या ये इतना डाटा सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि ये कोई चीज़ एलाइव है कि नहीं है। क्या ये फिजिकल मूवमेंट, ग्रोथ, क्या ये, और ब्रीदिंग, तीसरा लिख लो ब्रीदिंग। क्या ये तीन पैरामीटर काफ़ी होंगे किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि ये जिंदा है? नहीं, इट इज़ नॉट इनफ टू डिफाइन लाइफ, बिकॉज कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना कि जो ब्रीथ तो करते हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होता है। मतलब आप देख के बोल ही नहीं सकते कि वो ब्रीदिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल है टर्टल और क्रोकोडाइल। तो इनको कैसे कहें, ये भी जिंदा हैं लेकिन ये तो ना तो मूवमेंट कर रहे हैं, ना ग्रो, ना तो ब्रीदिंग को तो देख के हम बोल ही नहीं सकते हैं।
कि जिस टाइम पे ब्रीद कर रहे हैं उस टाइम पे तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मूवमेंट जो होता है, ग्रोथ, ये ब्रीदिंग जो है ये भी एक लाइफ को डिफाइन करने वाला कैरेक्टर है, तो नहीं कह सकते। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनविजिबल मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या कुछ ऐसे इनविजिबल मूवमेंट हैं जिनको देख करके हम बता सकें, जिनको बिना देखे ये बता सकें कि ये लाइफ के लिए ज़रूरी है? तो बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं, उन बायोलॉजिस्ट से बात करने के बाद पता चला कि हाँ, इनविजिबल मूवमेंट जो है नेसेसरी है लाइफ के लिए। जैसे वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इनटू देम, मतलब वायरसेस जो है कोई भी मॉलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते जब तक कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट ना करें, दूसरी सेल को इन्फेक्ट ना करें, तब तक इनके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं है। इसीलिए इनको क्या किया गया है, ये एलाइव भी हैं और नॉन एलाइव भी हैं। एलाइव वाले कैरेक्टर कौन से हैं कि ये इन्फेक्ट करने के बाद किसी सेल को ये अपना मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, एक वायरस से दो वायरस, दो वायरस से तीन वायरस, चार वायरस, ऐसे करके बढ़ते रहते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एलाइव एंड नॉन एलाइव, मतलब ये कनेक्टिंग लिंक है लाइफ और डेथ के बीच के जो पैरामीटर्स होते हैं उनमें हम इनको बोल सकते हैं दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एलाइव एंड नॉन एलाइव। तो फिर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वाई मॉलिकुलर मूवमेंट इज नीडेड फॉर लाइफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मॉलिकुलर मूवमेंट जो है लाइफ के लिए क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे मॉलिकुलर मूवमेंट्स लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू मेंटेनिंग एंड कीप रिपेयरिंग देयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अपने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए ये मॉलिकुलर मूवमेंट्स ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन सिस्टम देन ऑर्गेनिज्म बनता है, आपको पता है। अगर इस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई दिक्कत आती है, मान लो कोई टिश्यू इंजर्ड हो गया, तो उस टिश्यू को रिपेयर करने का और मेंटेनेंस करने का काम चाहिए। मान लो आपको कहीं पे हाथ में चोट लग गई, कट गया, तो उसकी हीलिंग होनी है, तो इसी को बोलते हैं रिपेयरिंग। तो एक्चुअल में क्या है कि मॉलिकुलर मूवमेंट जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के डिसरप्ट होने पे, टूट जाने पे, फूट जाने पे, कट जाने पे, तो उनको मेंटेन और रिपेयर करने के काम के लिए क्या चाहिए, मॉलिकुलर मूवमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है। अगर भाई मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए जो है इन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस प्रोसेसेस चाहिए, तो मेंटेनेंस प्रोसेस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो चलिए देखते हैं। तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती क्या है, एक तो न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, एटसेट्रा, ये सब क्या है, इनको बोलते हैं मेंटेनेंस प्रोसेसेस। ये हमेशा जो है कंटिन्यू होती हैं। आप सो रहे हो, क्लास में बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एकदम शांत बैठे हुए हो, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये प्रोसेसेस हमेशा चलती रहती हैं। रिस्पिरेशन आप हमेशा करते रहते हैं, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। तो फिर लाइफ प्रोसेसेस हम किसको बोलेंगे, द लाइफ प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये वो सभी प्रोसेसेस एक साथ जो मेंटेनेंस का काम करती हैं उनको लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद मेंटेनेंस प्रोसेसेस को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये हमेशा आउटसाइड द बॉडी आती है, फूड के रूप में आती है। और जब फूड को हम लोग इंटेक कर लेते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं हम कि कोई ग्रोइंग बॉडी है, कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो ग्रो कर रहा है, तो कुछ उसको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी कैसे होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स कार्बन बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ कैसी है, कार्बन बेस्ड है, सिलिकॉन बेस्ड लाइफ नहीं है। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ होती तो हम लोग एलियंस होते हैं,
हमारी लाइफ अर्थ पे लाइफ कैसी है, अर्थ पे लाइफ कार्बन बेस्ड लाइफ है। तो इसलिए हमको जो भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो किस फॉर्म में होने चाहिए, कार्बन बेस्ड लाइफ पे होने चाहिए। और ये रॉ मटेरियल होते कौन कौन से हैं, इससे क्वेश्चन बन चुका है कई बार। तो हमको पता है ऑक्सीजन, वाटर, फूड और सनलाइट, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। और यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन सोर्स पे डिपेंड करते हैं या उनको ज़रूरत होती है। अब ये रॉ मटेरियल्स को क्या किया जाएगा, बॉडी में इनका ब्रेकडाउन होगा और ये यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही एनर्जी सोर्स जो है वापस क्या होगा, इसी की ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस जॉब के लिए। तो ये एनर्जी आई कहाँ से एक्चुअल में, तो एनर्जी आई फूड से। फूड में क्या था, कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल था। कार्बन बेस्ड रॉ मटेरियल को क्या हुआ, बॉडी के अंदर गया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, यूनिफॉर्म एनर्जी बनी। उस यूनिफॉर्म एनर्जी का यूज़ कर लिया गया मेंटेनेंस प्रोसेसेस के लिए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में फूड को इनटेक करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। फूड को इनटेक करने के लिए कोई भी स्पेशल टाइप का ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। तो फिर क्या होगा, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो प्रोसेसेस हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाना क्लास 9th के, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। क्लास 9th के लिए अलग वीडियो सीरीज़ है, क्लास 10th के लिए अलग, क्लास 11 12th के लिए अलग अलग है। तो 9th के वीडियो सेक्शन में जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न को एक बार आप लोग ज़रूर देखना, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में इनकी बॉडी एक्चुअली क्या होता है कि इनकी बॉडी कांटेक्ट होती है इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। इसके वजह से ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस का और अपने वेस्ट मटेरियल्स को बाहर भी निकालते हैं। खाना होगा तो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू ये लोग इनटेक करेंगे, रॉ मटेरियल को भी, वेस्ट मटेरियल्स को भी ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकालेंगे। तो ये इस तरीके से होता है यूनिसेलुलर के केस में। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या है, यहाँ तो पूरा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू दिस सिंपल ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोर कॉम्प्लेक्स है और इनकी बॉडी डायरेक्ट इन्वायरमेंट के, इनकी सेल्स जो है इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसके वजह से ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न, ये दो प्रोसेसेस से जितनी भी सेल्स हैं जिनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी नहीं हो सकती ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न से। तो उसके लिए क्या है, ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, रिस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं, सर्कुलेशन के लिए हार्ट है। तो इस तरीके से सेंस करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए ब्रेन है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन भी है। तो अब इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप लोग नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन आंसर को आप खुद सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और अपने क्वेश्चंस को पूछें, मैं उनका आंसर दूंगा। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 5.2 न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे और न्यूट्रिशन में भी देखेंगे न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से, कौन कौन से हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।